छात्रों, पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को कंपनी का अर्थ, प्रकृति और कंपनी के विभिन्न प्रकार समझाए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा कंपनी का निर्माण। कंपनी के निर्माण की 3 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। पहली अवस्था है प्रवर्तन अवस्था, प्रमोशन स्टेज। दूसरी अवस्था है समामेलन अवस्था, कंपनी रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन स्टेज। और तीसरी अवस्था है व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था, कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो मुख्य बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज क्या है? देखिए, प्रमोशन को हिंदी में प्रवर्तन के नाम से पुकारते हैं। प्रवर्तन कंपनी के निर्माण की प्रथम सीढ़ी है, जिसके अंतर्गत कंपनी के प्रारंभ करने के विचार की उत्पत्ति से लेकर उस संबंध में कंपनी को पूर्ण रूप से चालू करने तक की स्थिति तक की जो भी क्रियाएं की जाती है, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो सभी प्रवर्तन अवस्था के अंतर्गत आते हैं। प्रोफेसर गुथमन एवं डांगल ने प्रवर्तन स्टेज के बारे में लिखा, प्रवर्तन उस विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है जिससे एक व्यापार का जन्म दिया जाता है, और यह उस समय तक चलता है जब तक व्यापार चालू संस्था के रूप में पूर्णतया अपना व्यापार प्रारंभ करने के योग्य नहीं हो जाता है। मतलब व्यापार प्रारंभ करने के विचार की मस्तिष्क में उत्पत्ति से लेकर उसको चालू करने तक की जितनी भी क्रियाएं की जाएंगी, वो सभी क्रियाएं प्रमोशन स्टेज के अंतर्गत शामिल की जाती है। प्रोफेसर मीड ने बहुत संक्षिप्त में इसको डिफाइन किया है। प्रवर्तन के 4 प्रमुख तत्व होते हैं: खोज, जांच, एकत्रीकरण एवं वित्त। प्रमोशन इन्वॉल्व 4 एलिमेंट्स: डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग एंड फाइनेंसिंग। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रवर्तन शब्द के बारे में बतलाया गया। प्रवर्तन से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निम्नांकित में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। प्रवर्तन संबंधी अवस्था का जो कार्य करता है उसको हम प्रवर्तक के नाम से पुकारते हैं, वो प्रमोटर कहलाता है। प्रवर्तन संबंधी क्रियाएं करने वाले पक्षकार को हम प्रवर्तक के नाम से पुकारते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रमोटर को डिफाइन किया गया है, प्रमोटर के बारे में लिखा गया है। क्या कहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निम्नांकित में से किसी एक शर्त को पूरा करता है, अर्थात जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में प्रवर्तक के रूप में लिखा हुआ है, नामित किया हुआ है, वो प्रमोटर कहलाएगा। अथवा जिसकी पहचान कंपनी की वार्षिक विवरणी, एनुअल रिटर्न्स में प्रवर्तक के रूप में करवाई गई हो, अथवा जिसका अंशधारी, संचालक अथवा अन्य किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण है, अथवा जिसकी सलाह, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का संचालक मंडल कार्य करने का अभ्यस्त है, किंतु इसके अंतर्गत पेशेवर हैसियत से सलाह, निर्देश या अनुदेश देने वाले पक्षकार को प्रवर्तक नहीं माना गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 के अंतर्गत ये बातें बतलाई गई है। प्रमोटर के बारे में कहा है, प्रमोटर इज द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु conceive the idea of formation of company, take necessary steps for its incorporation and raising of initial capital, and on its becoming a going concern control over the affairs of company as a major shareholder or director। प्रवर्तक के लिए जो बात मुख्य रूप से कही गई है, कोई भी व्यक्ति जो ऐसी कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में पेशेवर व्यक्ति के हैसियत से कार्य करता है, सलाह देता है, वो प्रवर्तक नहीं है। ये मैंने भी आप लोगों को बताया था। प्रवर्तक के बारे में जो खास बात कही गई, प्रवर्तक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से या व्यक्तियों के समूह से जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना की कल्पना करता है, उसके समामेलन एवं उसकी प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है। समामेलन के बाद जब यह अपना कारोबार करती है तब उसके अधिकांश अंश के धारक के रूप में अथवा संचालक के रूप में
उसके संचालक मंडल को सलाह, निर्देश एवं अनुदेश देता है, उसको हम प्रमोटर के नाम से पुकारते हैं। प्रमोटर व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह भी प्रमोटर हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रमोटर जो होते हैं, देखिए प्रमोटर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। प्रमोटर पेशेवर सलाहकार को तो प्रमोटर के रूप में नहीं माना गया, किंतु कुछ ऐसे पक्षकार भी प्रमोटर हो सकते हैं जो प्रोफेशनल है, जिनका काम कंपनी का प्रमोशन करना और उसको सेल आउट करना, उसको सुपुर्द करना। ऐसी संस्थानें भी प्रमोशन का कार्य करती है, वो भी प्रमोटर के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। अर्थात प्रवर्तक के जो प्रकार बतलाए गए, टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स बतलाए गए, इसमें प्रोफेशनल प्रमोटर्स के रूप में इनको डिफाइन किया गया है कि ऐसे व्यक्ति या कंपनी जिनका मुख्य व्यवसाय ही कंपनियों का प्रवर्तन या निर्माण कर अपनी सेवाओं के बदले में कमीशन अथवा अन्य किसी प्रकार से पारिश्रमिक प्राप्त करना है। कुछ होते हैं ऑकेशनल प्रमोटर्स, सामयिक प्रवर्तक। सामयिक प्रवर्तक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय प्रवर्तन करने से नहीं होता, अपितु इनके दिमाग के अंतर्गत विचार की उत्पत्ति हुई, और विचार की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी खोज जांच पड़ताल की, मालूम पड़ा कि ये विचार फिजिबल है, इसको हम काम में ले सकते हैं, व्यापारिक रूप में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का समूह, चाहे व्यक्ति इंडिविजुअल हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, ये कंपनी हो सकती है, ये कंपनी के प्रमोशन का काम करते हैं। क्योंकि ये कभी कभार प्रमोशन का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको कहा है ऑकेजनल प्रमोटर। कुछ विशेष स्थितियों में प्रवर्तक होते हैं ऐसे व्यक्ति जो किसी विशेष प्रसंग के लिए, जिनमें उनका हित होता है, कंपनी के प्रवर्तन या निर्माण का कार्य करते हैं। उन्हें केवल विशेष परिस्थिति में या तांत्रिक प्रवर्तक के नाम से पुकारते हैं। ऐसे तांत्रिक प्रवर्तक कौन हो सकते हैं? टेक्निकल प्रमोटर्स। टेक्निकल प्रमोटर्स, जब कोई प्रवर्तक विशेष परिस्थितियों में अपनी तकनीकी ज्ञान के कारण कंपनी के निर्माण में तकनीक से संबंधित कार्य करता है, तो तकनीकी प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। दूसरा होता है फाइनेंशियल प्रमोटर। फाइनेंशियल प्रमोटर कौन हो गया? ऐसा व्यक्ति या जो वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी के प्रवर्तन या निर्माण कार्य में अपने धन का विनियोग करते हैं, तो उन्हें हम वित्तीय प्रवर्तक के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा प्रवर्तक हो सकते हैं विशिष्ट प्रवर्तक संस्थानें, स्पेशलाइज्ड प्रमोटर्स। विशिष्ट प्रवर्तक संस्थानें ऐसी संस्थानें होती हैं जिनकी स्थापना कंपनियों के निर्माण एवं प्रवर्तन के लिए ही की जाती है। भारत में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम इस रूप में एक उदाहरण कहा जा सकता है। अब ये प्रश्न आता है कि प्रवर्तक क्या कार्य करता है, प्रवर्तक की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है, कौन कौन से कार्य प्रवर्तक के द्वारा किए जाते हैं। देखिए, प्रवर्तक के द्वारा किए जाने वाले, मैंने प्रारंभ में आप लोगों को बताया कि प्रवर्तन स्टेज के अंतर्गत विचार की उत्पत्ति से लेकर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस तक की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सभी प्रमोशन स्टेज के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो मैं एक एक करके संक्षेप में कार्यों को आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। कन्विंसिंग द आइडिया ऑफ कंपनी, अर्थात कंपनी के निर्माण की कल्पना करना और संभावना का पता लगाना। जब हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, कोई आइडिया आता है, आइडिया विभिन्न स्रोतों से आ सकता है। ऐसा आइडिया हमारे पूर्तिकर्ताओं के माध्यम से आ सकता है, ऐसा आइडिया हमारे टेक्निकल व्यक्तियों के माध्यम से आ सकता है, हमारी मुख्य कंपनी के माध्यम से आ सकता है। कहीं से भी आइडिया की उत्पत्ति हुई तो उसके पश्चात निर्माण के लिए अपने मस्तिष्क में कल्पना और स्वप्न देखने के पश्चात उसको साकार करने के लिए यह आवश्यक प्रयास करता है। इस हेतु वह वास्तविक परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन करेगा और वह कंपनी की उपयोगिता एवं वांछनीयता का प्रारंभिक अध्ययन भी उसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। कंपनी की कल्पना के प्रारंभिक काल में ये निश्चित करना पड़ता है कि कंपनी विद्यमान व्यवसाय को खरीदेगी या किसी नवीन व्यवसाय की स्थापना, नए उद्योग या व्यापार की स्थापना कंपनी के द्वारा की जाएगी। यदि कंपनी का निर्माण विद्यमान व्यवसाय को खरीदने के लिए किया जा रहा है, तो उसकी सफलता की संभावना का प्रारंभिक अध्ययन करने का कार्य भी स्वयं प्रवर्तक को ही करना पड़ता है। देन इसके पश्चात आया इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ आइडिया। जब विचार मनोमस्तिष्क के अंतर्गत आया, हमारे दिमाग के अंतर्गत विचार आया, तत्पश्चात उस विचार का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा। अनुसंधान के अंतर्गत कंपनी के निर्माण का प्रारंभिक अध्ययन इसमें किया जाएगा। वह निश्चित व्यवसाय की योजना बनाता है। इस योजना हेतु वह आवश्यक अनुसंधान करता है, विभिन्न प्रकार के तथ्य एवं आंकड़े इकट्ठे करता है
और उस व्यावसायिक योजना का मूल्यांकन करता है। इस हेतु भावी लाभ की संभावनाओं को ज्ञात करता है। इसी समय सरकारी नीतियों का भी गहन अध्ययन करता है कि अगर हम इस विचार को इम्प्लीमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ और फ्यूचर में क्या पॉलिसी रहने की संभावना है, इसका भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। कंपनी के उत्पादन में उपयोग आने वाले कच्चे माल, लेबर फोर्स के साधन इत्यादि का अनुमान भी इसके द्वारा लगाया जाता है। कंपनी के उत्पादन, मांग, पूर्ति, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा और उपलब्ध प्रतिस्पर्धी संस्थानों की संख्या आदि के संदर्भ में ये विस्तृत जांच शोध करता है और इस हेतु आवश्यक विशेषज्ञों की सेवाओं का भी ये उपयोग करता है ताकि इसको सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए और वह प्रॉपर तरीके से इसकी जांच कर ले। जांच करने के पश्चात असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट, आवश्यक संसाधन को इसके द्वारा जुटाया जाता है। कंपनी की कल्पना को सुदृढ़ आधार तथ्यों पर साकार रूप देने के लिए प्रवर्तक आवश्यक संसाधन, अब आवश्यक संसाधन में क्या है के उपाय करता है। इस हेतु समुचित आकार और सुविधा युक्त कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। कार्यालय कार्यों को करने के लिए प्रबंधकों एवं कार्यालय कर्मियों की नियुक्ति इसके द्वारा की जाएगी। कंपनी सचिव, लिपिकों इत्यादि की नियुक्ति इसके द्वारा इस संदर्भ में की जाती है। इसी के साथ बनाई जाने वाली कंपनी के लिए आवश्यक पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम को तैयारी का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। इस हेतु कौन कौन कंपनी के अभिदाता होंगे जो पार्षद सीमा नियम में अभिदाता वाक्य में सिग्नेचर करेंगे, उनकी व्यवस्था भी यहाँ पर उसके द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात आए मेकिंग प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रारंभिक अनुबंधों को करना। देखिए, अब कंपनी बनाई भावी कंपनी के लिए उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के अनुबंध करने पड़ेंगे। अब वो अनुबंध कौन से होंगे? भूमि खरीदने के संदर्भ में अनुबंध हो सकता है, टेक्निकल कोलैबोरेशन के संदर्भ में अनुबंध हो सकता है, आवश्यक फाइनेंसिंग के संदर्भ में अनुबंध हो सकता है। इसी प्रकार से विद्यमान व्यवसाय को परचेज करना है तो उसके संदर्भ में अनुबंध हो सकता है। कारखाने के लिए प्लांट मशीनरी को क्रय करने, लीज पे लेने, किराए पे लेने के लिए अनुबंध किया जा सकता है। पेटेंट, ट्रेडमार्क के उपयोग का अनुबंध इसके द्वारा किया जाता है। कंपनी सचिव, वकील आदि के साथ में इसको अनुबंध करने पड़ते हैं। चूँकि ये सभी अनुबंध कंपनी की स्थापना के पूर्व किए जा रहे हैं, अभी तक कंपनी बनी नहीं है, ये कंपनी की स्थापना के पूर्व किए जा रहे हैं, इसलिए हमने इन अनुबंधों को नाम दिया प्रारंभिक अनुबंध। और ये अनुबंध प्रवर्तक के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे अनुबंध के संदर्भ में प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। कंपनी ऐसे अनुबंधों के संदर्भ में उत्तरदायी नहीं होगी, क्योंकि कंपनी अस्तित्व में नहीं आई। जब कोई अस्तित्व में नहीं आएगा तो उसके संदर्भ में उत्तरदायित्व उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। ऐसे प्रत्येक अनुबंध में उन अनुबंधों की शर्तों, प्रतिफल, गारंटी आदि के साथ साथ में अनुबंध से बाहर होने की शर्तों का भी उल्लेख किया जाता है। तत्पश्चात फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन भी इसको करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है? भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत वित्तीय योजनाओं का निर्माण प्रवर्तक करता है। वह अपनी तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं यथा प्रारंभिक दैनिक व्यय कितने होंगे, प्रारंभिक अनुबंधों के अंतर्गत खर्चा कितना होगा, तत्पश्चात वह अपनी प्रस्तावित कंपनी की पूंजी की आवश्यकता, पूंजी की संरचना, पूंजी प्राप्ति के कौन कौन से सोर्सेज हैं, पूंजी प्राप्ति के समय का नियोजन करना, ये सभी कार्य यहाँ पर प्रवर्तक को करने पड़ते हैं। इस हेतु कंपनी के बैंकों, अंडरराइटर्स, पूंजी निर्गमन प्रबंधकों, दलालों आदि के साथ अनुबंध करने की भी ये योजना तैयार करता है। तत्पश्चात है कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेशन, कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना। अब देखिए, कुछ कानूनी औपचारिकताएं जो कंपनी निर्माण के लिए आवश्यक होती है, उनकी पूर्ति भी इसके द्वारा की जाएगी। अभी कानूनी औपचारिकता क्या है? कंपनी के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस का स्थान निश्चित करना, कंपनी का नाम तय करने हेतु नाम उपलब्धता हेतु आरओसी से आवश्यक फॉर्म और शुल्क के साथ में नाम उपलब्धता को प्राप्त करना, उसको सुनिश्चित करना, कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करना, कंपनी की पूंजी को निर्धारित करना, कंपनी के लिए सीमा नियम तैयार करवाना, उसे छपवाना, कंपनी के लिए पार्षद अंतर नियम तैयार करवाना, कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम के अंतर्गत अभिदाता के रूप में हस्ताक्षर
किन के द्वारा किया जाएगा उनको तैयार करवाना, एक व्यक्ति कंपनी की दशा में सीमा नियम में सदस्य द्वारा नामांकित व्यक्ति कौन होगा उसका निर्धारण करना, कंपनी के प्रथम संचालक बनने के इच्छुक व्यक्तियों से संचालक बनने हेतु आवश्यक सहमति प्राप्त करना और सहमति प्राप्त करने के साथ साथ में उनके द्वारा आवश्यक अंश क्रय करने के संदर्भ में लिखित सहमति भी उसके द्वारा प्राप्त की जाएगी। वकीलों, लेखाकारों, मूल्यांककों, इंजीनियर इत्यादि की नियुक्ति करना, सक्षम व्यक्तियों के द्वारा इस आशय की लिखित घोषणा प्राप्त करना कि कंपनी के समावेशन संबंधी सभी औपचारिकताएं का पालन कंपनी के द्वारा कर लिया गया है। अभिदाताओं तथा प्रथम संचालकों से धारा 7C के अनुरूप शपथ पत्र प्राप्त करना, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना तक पत्राचार हेतु पते का निर्धारण करना, अभिदाताओं का विवरण प्राप्त करना जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7C के लिए आवश्यक होती है। कंपनी के अंतर्नियम में उल्लेखित प्रथम संचालकों का विवरण इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अंतर्नियमों में उल्लेखित प्रथम संचालकों एवं अन्य फर्मों तथा निगम निकायों में हित का विवरण प्राप्त करना, ये कार्य उसको कानूनी औपचारिकताओं की पालना करने के अंतर्गत करने पड़ते हैं। इसके पश्चात कंपनी के समावेशन की कार्रवाई करना। अब गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, अगली स्टेज जो मेरा अगला वीडियो होगा वो कंपनी के समावेशन के संबंध में। समावेशन हेतु विभिन्न प्रकार के लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। पार्षद सीमा नियम अंतर्नियम बनाना पड़ता है, संचालकों की लिखित सहमति प्राप्त करनी पड़ती है, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के बारे में निर्धारण करना पड़ता है। मतलब विभिन्न प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसका मैं आपको संपूर्ण विवरण इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं अगली वीडियो के अंतर्गत जो नेक्स्ट स्टेज अपनी आती है इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ द कंपनी उसमें एक्सप्लेन करूँगा। ये कार्य समावेशन संबंधी कार्य भी कंपनी के प्रवर्तक के द्वारा ही करवाया जाता है। प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिधान प्राप्त करना। अब देखिए, कंपनी के समावेशन के उपरांत प्रवर्तक सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाताओं से उन अंशों की राशि प्राप्त करता है जो उन्होंने लिखित में कंपनी स्थापना के पश्चात अंश ग्रहण करने के संदर्भ में सहमति प्रदान की, उस राशि को प्राप्त करेगा। जिनको लेने के लिए उन्होंने सहमति दी है ये प्राप्त करेगा। वह इस बात को सुनिश्चित करता है कि कंपनी की न्यूनतम अंश पूंजी, देखिए यहाँ न्यूनतम अंश पूंजी के बारे में आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। पूर्व के अंतर्गत कंपनी विधान के अंतर्गत व्यवस्था थी कि एक सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत न्यूनतम प्रतिशत पूंजी 5 लाख रुपये और निजी कंपनी में न्यूनतम प्रतिशत पूंजी 1 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, किंतु कंपनी संशोधित अधिनियम 2015 के अंतर्गत इस न्यूनतम पूंजी की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब न्यूनतम पूंजी की बाध्यता नहीं है तो ये न्यूनतम पूंजी वाली बात तो यहाँ पर नहीं आती, किंतु चूँकि प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होगी, विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए यह अभिधान के संदर्भ में संपूर्ण कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन करना। अगर कंपनी ने अपने पार्षद सीमा नियम बनाते समय जो स्थान वाक्य के अंतर्गत कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को तय नहीं किया था कि पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पे होगा, उसका क्या पता होगा, तो कंपनी के समावेशन होने के 30 दिन के भीतर उसको कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का प्रमाणन भी ROC के यहाँ से करवाना होगा। कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण करने का कार्य भी कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। ये पूरा संपूर्ण देखरेख करता है, देखता है कहीं ऐसा तो नहीं हो कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने कंपनी की स्थापना की है कंपनी उससे विमुख हो जाए, कंपनी उससे कहीं दूर हट जाए, परे हो जाए। तो ये कंपनी के अफेयर्स के ऊपर भी आवश्यक कामकाज पर नियंत्रण रखता है। सलाह निर्देश देना, सलाह निर्देश देने के संदर्भ में ये बात आई, नियंत्रण रखेगा तो सलाह निर्देश भी इसके द्वारा दी जाएगी कि उसे संचालक मंडल को समय समय पर सलाह निर्देश अनुदेश देते रहना चाहिए। और सभी संचालकों के पद त्याग करने की दिशा के अंतर्गत संचालकों की नियुक्ति करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। अगर मान लीजिएगा कंपनी के प्रारंभिक संचालक अपना पद त्याग कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ये नए संचालकों का अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, इफ ऑल डायरेक्टर्स रिजाइन, वो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स भी इसके द्वारा किया जाता है। ये कार्य थे प्रमोशन स्टेज के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, और चूंकि ये कार्य प्रमोटर के द्वारा किए जाते हैं इसलिए हमने कहा फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर। अब प्रश्न उठता है कि प्रमोटर्स की कंपनी के अंतर्गत लीगल स्थिति क्या है, लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। कंपनी के अंतर्गत प्रमोटर्स क्या होते हैं? देखिए, कंपनी के अंतर्गत प्रमोटर कंपनी के एजेंट नहीं होते। प्रमोटर आर नॉट एजेंट ऑफ द कंपनी। वही
क्योंकि एजेंट नियोक्ता और एजेंट के मध्य का संबंध, प्रिंसिपल और एजेंट के मध्य का जो संबंध होता है, उसमें नियोक्ता की उपस्थिति होना जरूरी है। नियुक्त उपस्थिति का मतलब अस्तित्व में होना जरूरी है, एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। चूँकि प्रमोशन स्टेज उस समय की जाती है जब कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आती है, कंपनी अस्तित्व में नहीं आती है। और जब कंपनी अस्तित्व में नहीं आती है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत दोनों पक्षकारों के बीच में, भावी बनाई जाने वाली कंपनी और प्रमोटर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन नहीं हो सकता। तो ही इज़ नॉट ए एजेंट ऑफ द कंपनी। वो कंपनी की, भावी कंपनी के लिए कार्य कर रहा है, कंपनी की तरफ से कंपनी के लिए कार्य कर रहा है, सभी प्रकार के प्रारंभिक अनुबंध कर रहा है, खोज जांच पड़ताल कर रहा है, वो फाइनेंस की व्यवस्था कर रहा है, वो टेक्निकल कोलैबोरेशन का कार्य कर रहा है। मतलब जो अपन ने पिछली स्लाइड के अंतर्गत बातों की जानकारी आपने प्राप्त की थी, वो सभी कार्य उसके द्वारा किया रहे हैं, किंतु वो वहाँ पर कंपनी का एजेंट नहीं है, नॉट ए ट्रस्टी। जिस प्रकार से वो कंपनी का एजेंट नहीं है, ठीक इसी प्रकार से वो कंपनी का ट्रस्टी भी नहीं है। देखिए, ट्रस्टी के संदर्भ में क्या बात आती है कि प्रवर्तक कंपनी का प्रन्यासी नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह एजेंट नहीं होने के संदर्भ में जो दिया गया है कि कंपनी जब तक अस्तित्व में नहीं आती है तब तक वह प्रन्यासी भी नियुक्त नहीं कर सकती है। अतः प्रवर्तक के प्रन्यासी के रूप में किसी प्रकार के दायित्व की उत्पत्ति नहीं होती है। तो प्रश्न उठता है कि कंपनी में प्रवर्तक होता क्या है। तो क्या कंपनी के अंतर्गत प्रवर्तक की जो स्थिति है, दैट इज ए फिड्यूशियरी रिलेशन ऑफ टू द कंपनी। प्रवर्तक कंपनी के साथ में विश्वासाशित संबंध होता है। मतलब वो कंपनी के साथ में विश्वासाशित संबंध होने के कारण वह कंपनी के लाभ के लिए, कंपनी के हित के लिए कार्य करेगा। वो कंपनी के साथ किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं करेगा। उसके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो कार्य को खुले रूप में प्रकट करेगा। द प्रमोटर स्टैंड द फिड्यूशियरी रिलेशन टू द कंपनी, दे प्रमोट and to those person whom they induce to become shareholder. A promoter is neither an agent nor trustee, but he is in a fiduciary relationship to the company, just as relationship of the principal and agent in case of agency or trustee and beneficiary under the trust exist। ये मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया था। अब फिड्यूशियरी रिलेशन के अंतर्गत जो मुख्य बात आती है, चूँकि उसका कंपनी के साथ में विश्वासाशित संबंध होता है, अर्थात विश्वास, भरोसे एवं सद्भाव के संबंध उसके कंपनी के साथ में होते हैं, तो प्रवर्तक जो भी कार्य बनाई जाने वाली कंपनी के संदर्भ में करता है उसमें वो उसको पूर्ण पारदर्शिता, न्यायोचित एवं सद्भाव पूर्ण उस कार्य को उसके द्वारा किया जाएगा। वो किसी प्रकार का गुप्त लाभ इस संदर्भ में नहीं उठाएगा। अगर किसी भी कार्य के संदर्भ में अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, अपना हित है, तो उसको इस सभी हित को कंपनी को प्रकट करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी और प्रवर्तक के बीच में विश्वासाशित संबंध बन सकते हैं। और यहाँ पर हमने प्रवर्तक की जो पोजीशन के बारे में अध्ययन किया है कि प्रवर्तक कौन होता है। प्रवर्तक का कंपनी के साथ में विश्वासाशित संबंध होता है। अब आता है प्रमोटर की ड्यूटीज़ क्या हैं। देखिए, ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर्स के अंतर्गत जो बात आती है, प्रमोटर को क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं। जब हम विश्वासाशित संबंध की बात कर रहे हैं तो यहाँ पहली बात ही आ गई, टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। प्रवर्तक को सभी प्रकार के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको प्रकट कर देना चाहिए। प्रकट कर देगा तभी जाके उसकी कंपनी के साथ में तभी वो कंपनी के साथ में जो कार्य कर रहा है वो सद्भावनापूर्ण कार्य होंगे, सदविश्वास पर आधारित कार्य होंगे, विश्वासाशित कार्य होंगे। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। वो कंपनी के साथ कोई भी कार्य कर रहा है, कंपनी के लिए कोई भी कार्य कर रहा है, उसमें किसी प्रकार का वो सीक्रेट प्रॉफिट, गुप्त लाभ नहीं कमाएगा। अगर उसने कमाया है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कंपनी को उसको यहाँ पे बतलाना पड़ेगा। टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इन द ट्रांजैक्शन। अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंतर्गत उसका अपना इंटरेस्ट है, अपना खुद का हित है, तो उस इंटरेस्ट को भी कंपनी को उस इंटरेस्ट के बारे में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नॉट टू सेल ऑन प्रॉपर्टी विदाउट इन्फॉर्मिंग। देखिए, अभी इंटरेस्ट की बात यहाँ पे आई, उसमें ये इसी बात को हम साथ में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वो कोई भी कार्य कंपनी के लिए कर रहा है। अगर मान लो अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेच रहा है, अपनी उसकी खुद की भूमि कंपनी को बेच रहा है, वो अपना खुद का भवन कंपनी को बेच रहा है, या अन्य कोई प्रॉपर्टी कंपनी को उसके द्वारा बेची जा रही है, तो उन सभी इन्फॉर्मेशन को वह कंपनी को बिना इन्फॉर्म किए नहीं बेच सकता है। ही शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, ही शुड डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन टू द कंपनी कि जो उसकी खुद की ऑनरशिप में है या उसके परिवार की ऑनरशिप में, इन सबको वो कंपनी को पहले जानकारी दे दे। नॉट टू मेक अनफेयर यूज़ ऑफ इस पोजिशन। देखिए, प्रवर्तक का कंपनी के साथ भी विश्वासाशित संबंध होता है, और जब विश्वास पर आश्रित संबंध कंपनी का प्रवर्तक का कंपनी के साथ में है तो वह
कोई भी ऐसा अनफेयर यूज़ वाला कार्य नहीं करेगा, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे जो कि उसकी स्थिति का अनुचित या नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए किया जाए। अनफेयर कार्य उसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी नॉट टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसकी नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का अथवा या उसकी होल्डिंग या सब्सिडी कंपनी का वो अगर प्रवर्तक है तो उसे उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ये सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत इस प्रोविजन को एक्सप्लेन किया गया है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज इफ ऑब्जेक्ट्स आर चेंज, उद्देश्यों में परिवर्तन करने पर प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर देना। कई बार क्या होता है, कंपनी प्रवरण से पूंजी प्राप्त करने के उपरांत किंतु उस पूंजी की राशि का उपयोग करने से पूर्व ही अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करती है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वह कंपनी अपने उद्देश्यों में तभी परिवर्तन कर सकेगी जबकि प्रवर्तकों ने उस पूंजी निर्माण में प्रतिभूति धारकों को उन प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर दे दिया हो कि भाई हमने जब आपसे पैसा लिया था, हमने कंपनी की सिक्योरिटीज़ को आपको अलॉट किया था, तब हमारी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स अलग थे। अब हमने हमारी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में परिवर्तन कर लिया है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंतर्गत परिवर्तन कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जो भी हमारे सिक्योरिटी होल्डर हैं उनको एक अवसर दिया जाएगा कि आइदर दे वांट टू बिकम ए शेयर होल्डर और नॉट, वो सिक्योरिटी होल्डर बने रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उनको पर्याप्त अवसर भी इसका दिया जाना चाहिए। टू अटेंड बिफोर द ट्रिब्यूनल, देखिए कंपनी के समापन के समय अगर ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको निर्देशित किया जाता है तो उसको वहाँ पर उपस्थित भी होना पड़ेगा। ये प्रमोटर के कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। अब प्रश्न आता है प्रमोटर की कंपनी में लायबिलिटीज़ क्या है। देखिए अगर प्रमोटर के द्वारा लायबिलिटीज़ फॉर द फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन समावेलन हेतु अगर प्रमोटर ने किसी प्रकार की कोई झूठी सूचना दी है, जैसे किसी झूठी अथवा असत्य सूचना एवं तथ्यों का उसने प्रस्तुतिकरण किया है या प्रस्तुत किए गए प्रलेख में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने या प्रकट नहीं करने की उसने कोशिश की है, या प्रस्तुत की गई किसी घोषणा में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने या प्रकट नहीं करने का कार्य उसके द्वारा किया गया है, या कोई भी अन्य कपटपूर्ण कार्य किया गया है, तो सेक्शन 447 के तहत उसको उसकी लायबिलिटी उत्पन्न होती है और इसके लिए उसको दोषी करार देकर आवश्यक कारावास एवं आर्थिक जुर्माने दोनों की सज़ा इसके अंतर्गत बतलाई गई है। ठीक इसी प्रकार से उसकी लायबिलिटी दूसरी क्या होती है, लायबिलिटी फॉर द मिसलीडिंग इन प्रॉस्पेक्टस। अगर वो किसी प्रकार का मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस में कर रहा है, कोई भी असत्य कथन या कपटपूर्ण कथन उसके द्वारा प्रॉस्पेक्टस में लिखा जा रहा है और उस प्रॉस्पेक्टस को पढ़कर आम जनता के द्वारा पूंजी अंशों को खरीदा जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वहाँ प्रमोटर की अपनी व्यक्तिगत लायबिलिटी उत्पन्न होगी। अंडर द सेक्शन 35(1) के अंतर्गत वहाँ पर लायबिलिटी के तहत उसको आर्थिक रूप से दंड तो दिया ही जाएगा, साथ में वह कारावास का भी कारावास भी उसको की सज़ा भी उसको भुगतनी पड़ सकती है। ये सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत एक्सप्लेन किया गया है। लायबिलिटी फॉर द कंट्रोवेंशन ऑफ प्रोविजन एज टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइवेट प्लेसमेंट मोड, अगर निजी आधार पर प्रस्ताव से प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रावधान का उल्लंघन उसके द्वारा किया गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत प्रवर्तक और कंपनी पर उस निहित राशि के बराबर अथवा 2 करोड़ रुपए दोनों में से जो अधिक हो उसका जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंपनी को संपूर्ण राशि अभिदाताओं को ऐसे दंड के आदेश के 30 दिन के भीतर लौटानी होगी अगर कंपनी ने क्या किया है, निजी आधार पर प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रावधान का उल्लंघन करके प्रतिभूति का प्रस्ताव किया है। तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 42 सब सेक्शन 10 के तहत यहाँ पर ही विल बी लायबल। लायबिलिटी टू फेल्योर टू रिपे मनी
और रिस्टोर प्रॉपर्टी। विशेष कार्य या व्यवसाय के संदर्भ में यहाँ एक बात आई है, धनराशि और संपत्ति लौटाने में वो असफल रहे। कभी कभी क्या होता है कि संवीक्षा या छानबीन के दौरान अथवा रुग्ण कंपनी के पुनर्वास की योजना के क्रियान्वयन के दौरान ट्रिब्यूनल को यह लगता है कि कंपनी या रुग्ण कंपनी के प्रवर्तन से जुड़े किसी व्यक्ति ने निम्नलिखित में से कोई कार्य किया है। उस कंपनी की किसी धनराशि या संपत्ति का उसने गलत उपयोग किया है, अथवा संपत्ति को उन्होंने रोक लिया है, अथवा उस धनराशि या संपत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो वहाँ पर वह उसकी जवाबदेहिता बनी है। वह उसके द्वारा किसी प्रकार का दुराचरण या भ्रष्टाचार करने या प्रयास भंग करने का भी दोषी ठहराया जा सकता है। लायबिलिटी और नॉन कॉर्पोरेशन टू द कंपनी लिक्विडेटर, अगर कंपनी के समापक जो समापक मतलब निस्तारक को अगर असहयोग करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको 6 माह के कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड या दोनों प्रकार के दंड की सज़ा भी सेक्शन 284 के तहत उसको दी जा सकती है। लायबिलिटी फॉर द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो प्रारंभिक अनुबंध के संदर्भ में मैंने अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों को ये बात एक्सप्लेन की थी। प्रारंभिक अनुबंध तब किए जाते हैं जब कंपनी अस्तित्व में नहीं आती है, और कंपनी जब अस्तित्व में नहीं आती, कंपनी के अस्तित्व के पूर्व के समस्त कार्यों के लिए प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। और उनके संदर्भ में जिन भी पक्षकारों के साथ में उन्होंने अनुबंध किए हैं या किसी प्रकार का वित्तीय दायित्व की उत्पत्ति उनके संदर्भ में हो रही है, तो वहाँ पर प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। किंतु कंपनी स्थापना के पश्चात, कंपनी के समापन के पश्चात कंपनी संचालक मंडल की अपनी प्रथम सभा के अंतर्गत इन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को के संदर्भ में प्रस्ताव पारित करके इनको स्वीकार कर लेती है, तब वहाँ प्रवर्तक के दायित्व नहीं रहेगा, तो तब वहाँ पर कंपनी उत्तरदायी उन कार्यों के संदर्भ में हो जाएगी। ये अपनी मुख्य बातें प्रमोशन स्टेज और प्रमोटर के संदर्भ में थी, जो मैंने इस वीडियो लेक्चर के बारे में आपको बताई। साथ में एक बात मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, दैट इज़ ए रेम्युनरेशन ऑफ प्रमोटर। प्रमोशन स्टेज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ की जाती हैं। प्रमोटर जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, उसको क्या पारिश्रमिक मिल रहा है। देखो, उसको पारिश्रमिक विभिन्न रूप में हो सकता है। बाय सेलिंग हिज प्रॉपर्टी एट प्रॉफिट, वो अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेच रहा है, उसके संदर्भ में उसको प्रॉफिट के रूप में उसका रेम्युनरेशन हो सकता है। बाय सेलिंग प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स, कंपनी उसको कंसिडरेशन के रूप में क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को सेल कर सकती है, शेयर्स को दे सकती है। बाय टेकिंग शेयर्स एट पार, देखिए कंपनी यूँ तो अपने अंशों को प्रीमियम के अंतर्गत जारी कर रही है, अपने प्रतिभूति को प्रीमियम के अंतर्गत जारी कर रही है, किंतु प्रमोटर को वो एट पार अंशों का निर्माण कर सकती है, आवंटन कर सकती है। बाय वे ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स सेल होते हैं उसमें कमीशन के रूप में इनका पारिश्रमिक दिया जा सकता है। बाय लमसम पेमेंट, एक साथ एक लमसम पेमेंट के रूप में इनको पारिश्रमिक दिया जा सकता है। बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कंपनी इनको शेयर्स अलॉट करके भी पारिश्रमिक प्रदान कर सकती है। यहाँ मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, प्राय क्या होता है, व्यवहार के अंतर्गत क्या होता है। व्यवहार के अंतर्गत जो कंपनी का प्रमोशन संबंधी कार्य करते हैं, कंपनी के अंशों का आवंटन उनको कर दिया जाता है। ये अपनी पार्षद अंतर्नियम में इस प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं, रेम्युनरेशन के रूप में इनको कंपनी के अंशों का आवंटन किया जाता है। और चूंकि कंपनी की एक बड़ी अंश पूंजी पर इनका अधिकार होता है, और जब बड़ी अंश एक अधिकांश भाग पे इनका अधिकार होगा, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत इनका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से संचालक मंडल पर भी नियंत्रण हो जाएगा, एक प्रकार से कंपनी पर भी नियंत्रण हो जाएगा। ये व्यवस्थाएं प्राय हमारे भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर के अंतर्गत दृष्टिगोचर होती है। तो ये बातें थी हमारी प्रमोशन स्टेज और प्रमोटर्स के संदर्भ में। अगले लेक्चर के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस बाय द कंपनी। थैंक यू।